हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखेंगे। हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 30 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है अ कॉस्टली पॉज। इस एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मौद्रिक नीति समिति है उसके एक्सटर्नल मेंबर्स की जो नियुक्ति होनी थी और जो सरकार ने उसमें विलंब किया है, उसकी वजह से एक अनावश्यक अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। यदि अपने एडिटोरियल को हम यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम लोग उसे जीएस पेपर 3, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसीज इत्यादि टॉपिक्स आते हैं, उनसे जोड़कर देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 28 सितंबर को एक असामान्य सा कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की जो द्विमासिक बैठक थी, जो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच होनी थी, उसको स्थगित कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने किसी भी तरीके का कोई कारण नहीं बताया है, कोई विशेष कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो समिति, जो 6 सदस्यीय समिति है, उसके 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और सरकार को नए मेंबर्स की नियुक्ति करनी थी, लेकिन सरकार ने इसमें विलंब किया, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ी। यह पहले से ज्ञात था कि समिति के एक्सटर्नल सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समिति के 3 एक्सटर्नल मेंबर्स, जो कि चेतन घाटे, रविंद्र ढोलकिया और पम्मी दुआ, इनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ और सरकार को इनके बदले अब नए मेंबर्स की नियुक्ति करनी थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद नए एक्सटर्नल सदस्यों की नियुक्ति में विलंब किया जाना समझ से परे है। इस अनिश्चितता से परहेज किया जाना उपयुक्त होता। देखिए, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा जरूरी है कि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति समिति, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। शुरुआत में जो हेड ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आज भी गवर्नर यही मुंबई हेड ऑफिस में बैठते हैं और पॉलिसीज यहीं से ही बनाई जाती हैं। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यदि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको गवर्न करने वाला एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जो डायरेक्टर्स हैं वो 4 साल का उनका टर्म होता है, चाहे वो अपॉइंट किए गए हों, चाहे वो नियुक्त किए गए हों, उनका 4 वर्ष का पूरा टर्म होता है। अब यदि हम लोग डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो यहां पे भी कुछ श्रेणियां हैं हमारे पास। जैसे ऑफिशियल डायरेक्टर्स की यदि मैं बात करता हूं तो ये फुल टाइम डायरेक्टर्स हैं। इन्हीं को हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं और इसमें गवर्नर और 4 से ज्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं शामिल हो सकते। उसके बाद आते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। इनको सरकार नॉमिनेट करती है। ये 10 डिफरेंट फील्ड्स, 10 अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं और साथ ही साथ 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं। बाकी 4 डायरेक्टर्स और अपॉइंट किए जाते हैं 4 अलग अलग रीजनल या फिर लोकल बोर्ड से। यदि आरबीआई के रीजनल या फिर क्षेत्रीय बोर्ड्स की मैं बात करूं तो नॉर्थ में नई दिल्ली में इनका रीजनल बोर्ड है, साउथ में चेन्नई में, ईस्ट में कलकत्ता में और वेस्ट में मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शंस, कार्य का है। मॉनेटरी अथॉरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मौद्रिक नीति होती है उसको इंप्लीमेंट करता है और उसको मॉनिटर करता है। मैनेजेस फॉरेन रिजर्व्स, जो भी आपका विदेशी मुद्रा कोष है उसको मैनेज करता है। करेंसी, उसको भी इशू करने का काम आरबीआई का ही है। साथ ही साथ ये सरकार के लिए भी एक बैंक की तरह काम करता है। सरकार
दोनों राज्य और केंद्र। अब बात करते हैं हम लोग मौद्रिक नीति समिति के बारे में, जिसको हम लोगों ने बोला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब यदि हम लोग बात करें कि इस कमेटी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, तो इस कमेटी को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि जो मूल्य हैं उनको स्टेबलाइज रखा जाए। हमें जो विकास है, विकास को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ इस तरीके से काम करना है जिससे कि जो मूल्य हैं चीजों के उनमें एक स्टेबिलिटी आए, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और ग्रोथ को, विकास को अपने ध्यान में रखना। इसी इनिशिएटिव के अंदर सन 2015 में भारत ने लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे को स्वीकारा। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा, इसका मतलब यहां पे ये हो गया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। मई 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके इस कमेटी को एक वैधानिक आधार दिया गया और इंप्लीमेंट करवाया गया। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 6 सदस्यीय कमेटी थी, इस उद्देश्य के साथ बनी थी कि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके जैसा कि भारत सरकार ने तय किया है, और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक रोल रहेगा। जो पूरी ड्यूरेशन यहां पे बताई गई है वो 5 साल के लिए बताई गई है। दोबारा से आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे इस कमेटी का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि भारत सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर के अगले 5 सालों के लिए जो मुद्रास्फीति का टारगेट रखा है उसे किस तरीके से अचीव करना है, वो अचीव करवाने में आपकी मौद्रिक नीति समिति एक रोल प्ले करती है। पहली मौद्रिक नीति समिति जो है 2 अगस्त 2016 से लेकर के मार्च 2021 तक के लिए काम कर रही है। भारत सरकार ने यहां पे जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है वो 4% का रखा है, और यहां पे जो अपर और लोअर लिमिट्स की हमने बात करी है वो कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो 6% तक जानी चाहिए। इस समय हालांकि 6% से ऊपर ही चल रही है। जो मौजूदा जो ढांचा है हमारे पास, जो रेपो रेट होता है वो एक तरीके का पॉलिसी रेट होता है। यदि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पॉलिसी रेट क्या होता है, पॉलिसी रेट, तो सिंपल से शब्दों में आप समझिएगा, पॉलिसी रेट सबसे इंपॉर्टेंट जो उधार देने का जो दर होती है, उधार देने की जो दर होती है किसी भी सेंट्रल बैंक की किसी देश में, उसको बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो पॉलिसी रेट है वो उधार देने की दर किसी भी सेंट्रल बैंक की एक कंट्री में, उसको हम लोग पॉलिसी रेट बोलते हैं। तो यहां पे भी यही बात समझ रहे हैं, रेपो रेट वर्क्स एज पॉलिसी रेट, और इसको डिटरमाइन, इस रेपो रेट को डिटरमाइन करने वाला कौन है? इस रेपो रेट को डिटरमाइन करती है हमारी मौद्रिक नीति समिति। किस तरीके से डिटरमाइन करती है? जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनका असेसमेंट, उनका अंदाजा लगा करके डिटरमाइन किया जाता है रेपो रेट। यहां पे जो सबसे जरूरी है आप उस चीज को समझिए, ये आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। आउट ऑफ मेनी मॉनेटरी पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए कई सारी मॉनेटरी पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये कई सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी मौद्रिक नीति समिति है वो सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट को ही डिटरमाइन करने में काम करती है, बाकी दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में से इसका कोई रोल नहीं होता है। मौद्रिक नीति समिति का एकमात्र काम जो है वो रेपो रेट को डिटरमाइन करना होता है। अब यहां पे एक चीज आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग के फायदे क्या हैं? हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि भाई 4% से ऊपर नहीं जानी चाहिए मुद्रास्फीति की दर, इसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, फायदा नंबर 1, इससे जब मुद्रास्फीति को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो रही है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि हम लोग जो क्षेत्रीय हमारी जो जरूरतें हैं हम उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, केंद्रीय जो बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक हैं, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी उनके काम करने के तरीके में, और हमें दिखाई देगा कि किस तरीके से जो रिजर्व बैंक है हमारे यहाँ पे वो काम कर रहा है। तीसरा, कई सारे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कई सारी ऐसी एनालिसिस आई हैं जहां पे ये कहा गया है कि जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है उस केस में हम लोग एक बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं। जो आपके पास आर्थिक विकास होता है वो एक बहुत हाई लेवल पे आपको देखने को मिलता है यदि सरकारें इन्फ्लेशन टारगेटिंग के मेथड का इस्तेमाल करें।
अब थोड़ा सा ज्यादा एमपीसी का जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करें। अब हम लोग यहां पे जानते हैं कि भाई जो मौद्रिक नीति समिति है वो 6 सदस्यीय समिति है, जहां पे 3 मेंबर्स को जो चुनने वाले हैं, 3 मेंबर्स जिनको हम लोग एक्सटर्नल मेंबर्स भी कहते हैं, जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये ध्यान रखिए, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनको सरकार चुनती है और कोई भी सरकारी व्यक्ति उसमें नहीं हो सकता, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल। बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो आरबीआई से होंगे। ये जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है वो कौन होता है? वो गवर्नर होते हैं। अब ये जो सिलेक्शन होता है, जो आपके एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, इनका सिलेक्शन किस तरीके से होता है? तो सिलेक्शन किया जाता है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के तहत। ओके, अब ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी है, ये सूटेबल कैंडिडेट्स को देखती है, उनको इंटरव्यू करती है और उसके बाद उनको सदस्य के तौर पर नॉमिनेट करती है। अब ये जो कमिटी है, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं? आरबीआई गवर्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, और साथ ही साथ 3 एक्सपर्ट्स को और जोड़ा जाता है जो कि इकोनॉमिक्स के फील्ड से हो, या बैंकिंग के फील्ड से हो, या फाइनेंस के फील्ड से हो। ये जो मेंबर्स होते हैं मौद्रिक नीति समिति के, इनका जो टोटल टेन्योर होता है वो 4 वर्षों का होता है और इनका दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। एक बार आपने कार्यकाल अपना खत्म कर लिया, उसके बाद आपको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं थोड़ी सी। यह तर्क दिया जा रहा है कि हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति, अब हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति होती क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। जब मैं हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करता हूं तो हेडलाइन मुद्रास्फीति का मतलब पूरी की पूरी मुद्रास्फीति किसी इकोनॉमी में जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। और साथ ही साथ यहां पे जरूर हमको ध्यान रखना है कि इस मुद्रास्फीति के अंदर जो खाने के दामों में, फ्यूल के दामों में, बाकी सभी जो कमोडिटीज होती है उनके दामों में जो प्राइस राइज होता है, जो दामों में जो उछाल होता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन एक अलग चीज होती है। देखिए, कोर इन्फ्लेशन की जब मैं बात करता हूं तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई किसी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी हुई है, जब उसकी बात करते हैं तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। बट कोर इन्फ्लेशन में आप सीधी सी बात समझिए, कोर इन्फ्लेशन में हम लोग खाने और फ्यूल के ऊपर जो इन्फ्लेशन हुआ है उसको नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि हो रही है और मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्यों की देरी का यूं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि नए सदस्यों द्वारा दरों पर यथास्थिति ही बनाए रखने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए सदस्यों को यदि नियुक्त किया भी जाता तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नए सदस्य आते वो शायद जो यथास्थिति है उसे ही रहने देते। लेकिन यहां पे ये बहुत ही अदूरदर्शी तर्क है। देखिए, हमें इस चीज को समझना है कि जो नए सदस्य आएंगे वो ना केवल इस इंपॉर्टेंट समय पे, हम सब लोग कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, जो मौद्रिक नीति है उसके ऊपर एक सूचित दृष्टिकोण प्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ चीजों को देखने के लिए, चीजों को समझने के लिए जो उनको समय की जरूरत थी वो भी उनको पर्याप्त समय मिल जाता। दूसरा, मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य 2 अर्थों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। ये जो स्टेटमेंट जो हमेशा हर बाई मंथली जो द्वैमासिक जो मीटिंग होती है उसके बाद जो वक्तव्य आता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज के रूप में काम करता है। पहला, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने हेतु, और दूसरा, भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु। मतलब पहला कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर हमको और क्लैरिटी मिले, दूसरा आगे का जो भविष्य का जो रास्ता है वो कैसा होगा, उसमें ये वक्तव्य जो है बहुत काम आता। चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण केंद्रीय बैंक ने कुछ दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए भी मुद्रास्फीति या वृद्धि का कोई भी ठोस अनुमान प्रदान करने से बार बार इनकार किया है, आरबीआई या एमपीसी के लिए अपना स्वयं का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए और आगे बढ़ने के मार्ग के निर्धारण के लिए यह एक उपयुक्त अवसर होता। अब हम सब लोग जानते हैं कि भाई किस तरीके से जो सिचुएशंस चल रही हैं, और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा कि भाई जो आरबीआई है वो मुद्रास्फीति के बारे में या वृद्धि के बारे में कोई भी अपना सही ठोस एस्टिमेट नहीं दे पाया है। तो यदि ये मीटिंग होती तो मे बी हो सकता है शायद हमको इनके बारे में भी एक बेहतर आइडिया मिल पाता। और अंत में यहां पे देखना है हमको कि भाई आरबीआई ने जारी महामारी के कारण 3 एक्सटर्नल सदस्यों के कार्यकाल में मार्च तक के लिए विस्तार की मांग की थी,
इससे सरकार को नए एक्सटर्नल सदस्यों के चयन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता, लेकिन इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि आरबीआई ने पहले ही रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना और रिजल्ट आपके सामने है। कथित रूप से कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक खोज समिति, मैंने आपको बताया सर्च कमेटी, ने एक्सटर्नल सदस्यों के चयन के लिए उम्मीदवारों की एक सूची की सिफारिश की थी, लेकिन प्रतीत होता है कि नौकरशाही की बाधाओं के कारण चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस विलंब का पहले से अनुमान लगाया जाना चाहिए था और इससे परहेज किया जाना आवश्यक था। यहाँ पे बात हो रही है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी ने, उन्होंने एक सूची प्रस्तुत भी करी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ नौकरशाही या फिर आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से इसके ऊपर काम नहीं किया जा सका। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख पदों पर नियुक्तियों में इस तरह की देरी आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। यहां पे आपको एक चीज समझनी है, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि भाई आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे उनकी नियुक्ति में भी देरी आई। एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मैं आरबीआई की बात करता हूं तो गवर्नर हैं उनके शक्तिकांत दास, और जो 4 इंपॉर्टेंट जो डिप्टी गवर्नर्स हैं हमारे पास उनके नाम है डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री एमके जैन, श्री बीपी कनुगो, श्री एनएस विश्वनाथन। यहां पे देखने वाली बात है कि श्री एनएस विश्वनाथन का जो कार्यकाल था वो 31 मार्च 2020 को संपन्न हो गया। वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि भाई जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे उनकी नियुक्ति में भी हम लोगों ने एक तरीके का विलंब देखा। इस प्रकार की देरी का एक तो लागत प्रभाव उत्पन्न होता है, दूसरा पहले से ही असुरक्षित माहौल में और अधिक अनिश्चितता का प्रवेश होता है। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई एक तो पहले ही दिक्कतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, पहले ही बहुत असुरक्षित सा माहौल है, उसके बाद जब हम कुछ इस तरीके के इवेंट्स देखते हैं ना तो लोगों के मन में एक बड़ी अनिश्चितता की भावना आ जाती है। एक ऐसे समय जब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था को संशोधित करने पर लगातार बल दिया जा रहा है, नियुक्तियों में ऐसी दूरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित आप प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, नियुक्ति कैसी होती है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में, और जो कुछ बैंकिंग टर्म्स हैं जैसे कि आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, इन सब के बारे में आप जानकारी पढ़ सकते हैं और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।